दोस्तों, दृश्यम सिर्फ एक थ्रिलर नहीं बल्कि एक पिता की बुद्धि, हिम्मत और अपने परिवार के लिए उसकी लड़ाई की कहानी है। हर मोड़ पर ये फिल्म आपको चौंकाती है, सोचने पर मजबूर करती है। ये कहानी है विजय सलगांवकर की। विजय का एक छोटा लेकिन प्यारा सा परिवार होता है। उसकी पत्नी नंदिनी और दो बेटियां अंजू और अन्नू, और एक केबल टीवी नेटवर्क चलाता है। हर सुबह वो मार्टिन अंकल की दुकान पर नाश्ता करता है, जो पुलिस स्टेशन के ठीक सामने होती है। शायद इसी वजह से उसकी पुलिस वालों से भी अच्छी पहचान हो जाती है। एक दिन पूरा परिवार पंजिम घूमने का प्लान बनाता है। सब मिलकर मस्ती करने निकलते हैं, जगह जगह घूमते हैं, और यहीं अंजू अपने पापा से नेचर कैंप जाने की परमिशन मांगती है। विजय उसे खुशी खुशी इजाजत दे देता है। कैंप में अंजू अपने दोस्तों के साथ बहुत एंजॉय करती है। वहीं कुछ आवारा लड़के भी होते हैं जो लड़कियों की तस्वीरें खींचते हैं, लेकिन अंजू उन्हें नजरअंदाज कर देती है और घर लौट आती है। कुछ दिनों बाद जब वो बाजार से लौट रही होती है तो कैंप का वही लड़का उसके सामने आ जाता है। वो अंजू को उसका एमएमएस दिखाकर ब्लैकमेल करने लगता है। वो धमकी देता है कि अगर वो रात 11 बजे उसके घर के पीछे नहीं आई तो वो वीडियो वायरल कर देगा। रात होती है, अंजू डर के मारे वहाँ पहुँचती है, लेकिन वो अकेली नहीं होती। उसकी माँ नंदिनी भी उसके साथ होती है। जब वो लड़का सेम उन्हें दिखता है तो और भी बदतमीजी पर उतर आता है। नंदिनी और अंजू उससे वो वीडियो डिलीट करने की विनती करते हैं, लेकिन सेम उनकी बात नहीं मानता, उल्टा घिनौनी डिमांड रख देता है। बात इतनी बढ़ जाती है कि वहाँ झड़प हो जाती है, और इसी दौरान अंजू मौका देखकर सेम का फोन उठाकर फेंकने की कोशिश करती है, मगर गलती से वो रड सेम के सिर पर लग जाती है और उसी पल सेम की मौत हो जाती है। अब देखते हैं विजय, जो अक्सर रात तक दुकान पर रहता और सुबह घर लौट आता, पर आज सुबह जब वो घर पहुंचा तो कुछ ठीक नहीं लगता। फर्श पर खून के धब्बे दिखाई पड़े और उसकी दोनों बेटियां फूट फूट कर रो रही थी। धीरे धीरे सब सच सामने आ गया। जो भयानक घटना रात में हुई थी वो अब सबके सामने थी। नंदिनी और अंजू सारी बात विजय को बताती है, पर विजय उन्हें चुप करा देता है और कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। फिर उसकी दिमाग की घड़ी चल पड़ती है। विजय को फिल्मों का गहरा शौक है। वो थ्रिलर और क्राइम फिल्में बार बार देखता है, इसलिए उसके दिमाग में अब एक आइडिया आता है, कैसे इस केस को छुपाना है, कैसे सुराग मिटाने हैं। फिर सबसे पहले वो उस कमरे को ठीक से साफ करता है जहाँ सेम की मौत हुई थी। फिर अंजू और नंदिनी बताती है कि उन्होंने सेम को घर के पीछे के गार्डन में दफनाया है ताकि पुलिस को शक न हो। सेम का सिम कार्ड उसने अपने पास रख लिया, फोन के सारे सबूत कागज में लपेट कर छुपा दिए, और सभी से कहता है, जब तक मैं वापस न आऊं तुम लोग कहीं मत जाना। अब विजय अगला कदम सोचता है, सेम की फोन और लोकेशन के सबूतों को गलत दिशा में घुमाना। वो सेम की कार पर बैठकर उसे किसी दूर दराज जगह छोड़ने का प्लान बनाता है। उसी बीच में उसे सब इंस्पेक्टर गायतुंडे दिख जाता है, पर विजय शांत रहता है और आगे बढ़ जाता है। फिर वो एक सेकेंड हैंड मोबाइल खरीद कर उसमें सेम की सिम डाल देता है और उस फोन को किसी गुजरते ट्रक में फेंक देता है ताकि सिग्नल ट्रक की दिशा में दिखे और पुलिस को सेम की लोकेशन कहीं और लगे। इसी रास्ते में वो पंजिम में लगे एक सत्संग पोस्टर को भी नोटिस करता है, एक कार्यक्रम जो आज होने वाला है। विजय उसकी चाल को और मजबूत करने के लिए सेम की गाड़ी को पास के तालाब में धक्का देकर डुबा देता है, सबूतों को मिटाने की एक और कड़ी। फिर वो बिना घबराए घर लौट आता है। धीरे धीरे उन्हें ये एहसास होता है कि घटनाएं कहीं और की तरफ इशारा कर रही है। सेम की लोकेशन अब गोवा पुलिस की नजरों में दूर कहीं दिख रही थी। शाम को सब डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। नंदिनी और अंजू तनाव में, आंखों में डर। विजय मुस्कुराता हुआ बैठा रहता है, लेकिन अंदर से वो बहुत परेशान लग रहा था। दोनों बेटियां बार बार पूछती है, अगर पुलिस आ गई तो क्या होगा, वे हमें पकड़ कर ले जाएंगे। विजय सख्त होके कहता है, मैं किसी सेम को नहीं जानता, और फिर सबको यही सिखा देता है कि अब से यही एक जवाब देना है, क्योंकि उनका कोई छोटा सा सबूत भी सबसे बड़ी मुसीबत बन सकता है। विजय अब अपने परिवार से कहता है, हमें अपने डर पर काबू पाना होगा, अगर डर गए तो सब खत्म। इसके बाद वो अपने परिवार को लेकर पंजिम निकल पड़ता है, उसी बस में जिसमें वे पिछले बार गए थे। वो चाहता है कि हर चीज पहले जैसी लगे, कोई शक पैदा ना हो। पंजिम पहुंचकर वे उसी सत्संग कार्यक्रम में जाते हैं जिसका पोस्टर विजय ने कुछ दिन पहले देखा था। हालांकि कार्यक्रम खत्म हो चुका है, फिर भी विजय अपनी फैमिली को लेकर वहाँ कुछ देर बैठता है और जाते जाते उस सत्संग का वीडियो सीडी आयोजकों से ले लेता है, एक चाल जो आगे काम आने वाली थी। विजय रास्ते में अपने परिवार को समझाता है, पुलिस कैसे पूछताछ करेगी,
सोचेगी, किसे घुमा फिरा कर सवाल पूछेगी और उन्हें बिल्कुल डरना नहीं है, बस वही जवाब दोहराना है जो तय किया गया है। वो कहता है, हमारी डायरी अब हमारा सबसे बड़ा हथियार है। उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि हम नॉर्मल फैमिली ट्रिप पर गए थे। विजय अब सिर्फ एक पिता नहीं बल्कि अपने परिवार का ढाल बन चुका है, एक ऐसा इंसान जो हर सवाल का जवाब पहले से तैयार रख चुका था। उधर मीरा देशमुख जो गोवा की आईजी है और सेम की माँ भी अपने बेटे की गुम होने की जांच खुद शुरू करती है। जल्द ही पुलिस को सेम की कार एक तालाब के अंदर से मिल जाती है। मीरा का दिल बैठ जाता है, उसे साफ एहसास हो जाता है कि कुछ अनहोनी हो चुकी है। फिर पुलिस जांच तेजी से शुरू होती है। रिकॉर्ड से पता चलता है कि सेम 2 तारीख से गायब है। सब इंस्पेक्टर गायतुंडे अपने अफसरों को बताता है कि उसने विजय को उसी दिन सेम की कार में जाते हुए देखा था। अब पुलिस अंजू के स्कूल पहुंचती है। वो उससे पूछताछ करते हैं, 2 तारीख को तुम कहाँ थी? अंजू शांत होकर जवाब देती है, 2 तारीख को तो मैं अपने परिवार के साथ पंजिम में सत्संग में थी। हर सवाल का जवाब वो इतनी सटीक से देती है कि पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं रह जाता। इसके बाद पुलिस विजय की पत्नी और बाकी परिवार से भी पूछताछ करती है, लेकिन सबके जवाब एकदम मिले जुले और सटीक होते हैं। पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। कुछ लोग तो यहाँ तक सोचने लगते हैं कि शायद गायतुंडे जानबूझकर विजय को फंसा रहा है, क्योंकि पहले उनके बीच पैसों को लेकर थोड़ी बहस हुई थी। अब मीरा खुद इन पूछताछ के वीडियोज देखती है और उसे एक बात चुभती है, ये सब एक ही कहानी बोल रहे हैं, एक ही टाइमलाइन और एक जैसे शब्द। इतनी परफेक्ट एक्यूरेसी कैसे? वो महसूस करती है कि कहीं न कहीं कुछ तो गड़बड़ है और ये परिवार कुछ ऐसा छुपा रहा है जो सब कुछ बदल सकता है। अब मीरा देशमुख हार मानने वाली में से नहीं थी। वो अपने टीम से कहती है, उन सबको बुलाओ जिनका जिक्र विजय ने अपनी कहानी में किया है। बस कंडक्टर, होटल वाला, मार्टिन अंकल, सबको एक एक कर सबको बुलाया जाता है। मीरा हर किसी से पूछताछ करती है, क्या तुम्हें याद है 2 तारीख को विजय कहाँ था? और चौंकाने वाली बात ये होती है कि हर इंसान एक ही बात दोहराता है। वो सबको साफ साफ याद था कि 2 तारीख को विजय अपने परिवार के साथ पंजिम गया था। कहाँ रुका, क्या खाया, किससे मिला, हर डिटेल। ये सुनकर मीरा का शक और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि सेम की मौत को 1 महीना बीत चुका था, फिर भी सबको उस दिन की बातें इतनी सटीक कैसे याद है। धीरे धीरे जांच से पता चलता है कि विजय ने उन सभी लोगों से बार बार मुलाकात की थी और हर बार उन्हें वही बात याद दिलाई थी, ताकि उनके दिमाग में वही कहानी हमेशा के लिए बस जाए। अब मीरा को साफ लगने लगता है कि उसके बेटे के गायब होने के पीछे विजय का ही हाथ है। पर उसकी सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। वो जानती थी कि कुछ तो गलत हुआ है, लेकिन अदालत में साबित करने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। अब मीरा के पति को भी लगने लगता है कि शायद विजय वाकई में एक शरीफ आदमी है और पुलिस जानबूझकर उसके परिवार को परेशान कर रही है। लेकिन मीरा अब भी डटी रहती है। वो कहती है, नहीं, मेरा दिल कहता है कि ये सब झूठ बोल रहे हैं। सेम के गायब होने के पीछे विजय ही है। वो अपनी टीम के साथ सारी सीसीटीवी फुटेज और रिपोर्ट्स निकालती है। उनमें दिखता है कि विजय 3 तारीख को अपने परिवार के साथ पणजी में था, लेकिन 2 तारीख की कोई भी फुटेज नहीं दिखती। मीरा सबके सामने अपनी थ्योरी रखती है। विजय ने अपने परिवार के दिमाग में वही तरीके बिठा दी है। लोगों को वही चीज याद रहती है जो उन्हें बार बार सुनाई जाती है। असल में हुआ ये था, 3 तारीख को विजय ने सेम की कार को तालाब में डुबाया था और 4 व 5 तारीख को वो अपने परिवार को लेकर पणजी गया था, ताकि लोगों के दिमाग में वही 2 दिन पक्के से बस जाएं। यानी कि जिस कहानी को वो फैमिली दोहराती रही, वो असल में विजय की चालाकी से बनाई गई एक नकली टाइमलाइन थी। अब मीरा को सब समझ आ चुका था। विजय ने पुलिस को अपनी कहानी में ऐसे उलझा दिया था कि सच्चाई सबके सामने होते हुए भी किसी को पकड़ में नहीं आ रही थी। लेकिन फिर भी बिना सबूत के मीरा कुछ भी नहीं कर सकती थी। पुलिस के हाथ बंध चुके थे और विजय एक बार फिर अपनी शांति भरी मुस्कान के साथ कानून से एक कदम आगे निकल चुका था। अब यहाँ कहानी और भी पेचीदा हो जाती है। आईजी मीरा देशमुख अब गुस्से से आग बबूला हो चुकी है। वो सीधा सेम के दोस्तों से पूछताछ शुरू करती है और वहीं उसे पता चलता है कि सेम ने नेचर कैंप में विजय की बेटी अंजू का एक गंदा वीडियो बना लिया था और फिर उसी वीडियो से उसे ब्लैकमेल कर रहा था। ये सुनकर मीरा को पूरा यकीन हो जाता है कि इस केस में विजय और उसकी फैमिली का जरूर हाथ है। वो तुरंत ही विजय और उसके पूरे परिवार को रिमांड पर बुलाती है। लेकिन ये कोई नॉर्मल पूछताछ नहीं थी। यहाँ सबको टॉर्चर किया जाता है। विजय को बुरी तरह पीटा जाता है, पर फिर भी वो अपने बयान से एक शब्द भी नहीं बदलता। जब पुलिस उसकी छोटी बेटी को भी मारने लगती है, डर के मारे वो बोल पड़ती है, मैं सब सच बता दूंगी। इसके बाद विजय, अंजू और नंदिनी को कमरे के बाहर निकाल दिया जाता है और छोटी बेटी से अकेले में पूछताछ की जाती है। वो रोते हुए बता देती है कि सेम की लाश उनके घर के पीछे गार्डन में दफन है। अब पुलिस पूरे गार्डन में खुदाई शुरू करती है। ये देखकर अंजू और नंदिनी बुरी तरह डर जाती है। उन्हें लगता है अब तो सब खत्म हो गया। भीड़ भी इकट्ठा हो जाती है
मीडिया, पड़ोसी सब मौजूद होते हैं, लेकिन तभी सबके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वहाँ सैम की नहीं बल्कि एक कुत्ते की लाश होती है। दरअसल विजय को पहले से अंदाजा था कि पुलिस एक दिन जरूर उनसे सच निकलवाने की कोशिश करेगी, इसीलिए उसने पहले ही लाश की जगह बदल दी थी और वहाँ सैम की जगह एक जानवर की लाश दफना दी थी। अब आस पड़ोस के लोग, नंदिनी के पेरेंट्स और उसका भाई भी वहाँ पहुँचते हैं। मीडिया कैमरे लेकर सब कुछ रिकॉर्ड कर रही होती है। विजय आगे बढ़कर मीडिया के सामने कहता है, पुलिस वालों ने हमें बहुत टॉर्चर किया, उन्होंने मेरी छोटी बेटी तक को भी मारा। ये सुनते ही जनता का गुस्सा फूट पड़ता है। लोगों की भीड़ सब इंस्पेक्टर गायतुंडे पर टूट पड़ती है और उसे बुरी तरह पीट देती है। उधर पुलिस आईजी मीरा देशमुख और उसके पति को वहां से किसी तरह सुरक्षित निकाल लेती है, लेकिन अब मामला पूरी तरह उल्टा पड़ चुका होता है। अगले दिन सुबह विजय अखबार पढ़ रहा होता है। अचानक उसकी नजर एक खबर पर जाती है। आईजी मीरा देशमुख ने इस्तीफा दे दिया है और सब इंस्पेक्टर गायतुंडे को भी सस्पेंड कर दिया गया है। इतने में दरवाजे पर पुलिस आती है और विजय को मीरा देशमुख और उसके पति के पास ले जाती है। वहाँ मीरा और उसके पति दोनों का चेहरा टूटा हुआ दिखता है। मीरा कहती है, हमने जिंदगी भर दुआएं मांगी, कई सालों तक हमारे घर कोई संतान नहीं आई, बहुत मन्नतों के बाद हमें हमारा बेटा मिला सैम, वो ही हमारी पूरी दुनिया था, पर शायद इसी प्यार ने उसे बिगाड़ भी दिया। विजय बस एक बात बता दो, क्या हमारा बेटा जिंदा है? क्या हमें उसका इंतजार करना चाहिए? विजय कुछ देर चुप रहता है, फिर धीमी आवाज में कहता है, हमारा एक छोटा सा परिवार था और हम बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन एक बिन बुलाए मेहमान हमारे घर आया जो हमारी खुशियों को छीनना चाह रहा था और उसी दिन वो मेहमान हमेशा के लिए चला गया। मीरा और उसके पति समझ जाते हैं कि सैम अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी आंखें नम हो जाती है और वो दोनों चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन अब तक किसी को ये नहीं पता चलता कि सैम की लाश आखिर कहाँ है। विजय की फैमिली भी उससे पूछती है पर वो कुछ नहीं बताता। अगले सीन में विजय पुलिस स्टेशन पहुंचता है जहां अब एक नया दरोगा तैनात होता है। वो विजय से ताना मारते हुए कहता है, तुम्हें तो बहुत गर्व होगा ना, तुमने पूरी गोवा पुलिस को बेवकूफ जो बना दिया। विजय मुस्कुराते हुए जवाब देता है, अब चाहे तो जांच जारी रखिए, लेकिन जब तक ये पुलिस स्टेशन है मुझे कोई छू भी नहीं सकता। दरोगा उसकी बात समझ नहीं पाता, पर विजय के चेहरे की मुस्कान सब कुछ कह जाती है, क्योंकि सैम की लाश इसी पुलिस स्टेशन के नीचे दफनाई गई थी। दरअसल जब सैम की मौत हुई तब उस पुलिस स्टेशन को बनाया जा रहा था, तभी विजय ने सैम की बॉडी को नीम के नीचे दफना दिया। अब वहाँ पुलिस स्टेशन बन चुका था और कोई सोच भी नहीं सकता था कि जिस जगह से इंसाफ की शुरुआत होती है वही एक गुनाह हमेशा के लिए दफन है। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। और हाँ, इसका पार्ट 2 का वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें विजय के राज और भी गहराई से सामने दिखेंगे। तो अगर आप आगे की कहानी जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।